16 मार्च 1986 इंडिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल माना जाता है। उस रात जेल के अंदर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी चल रही थी। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, फ्रूट सर्व किए जा रहे थे, गार्ड्स मुस्कुरा रहे थे और शराबें भी बहुत थी। कैदी खुश थे और पार्टी का होस्ट था चार्ल्स सोबराज। एक ऐसा कैदी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ 10 मिनट बात कर ले तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसकी बातों में कब फंस गए। कई लोग कहते थे उसके सबसे खतरनाक चीज उसके दिमाग नहीं था, उसका चार्म था। वो रूम में एंटर करता है और कुछ ही मिनटों में सबका अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। कई औरतें मानती थी कि चार्ल्स के अंदर एक अजीब सा सम्मोहन था। कई लड़कियां तो ये भी कह चुकी थी कि उसे देखते ही उनका उसके साथ सेक्स करने की मन करता है। जब वो मुझे देखता है I feel like having sex with him. और कुछ देर बाद जेल में अजीब सा एक सन्नाटा छा जाता है। एक गार्ड जमीन पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बैरक के अंदर कैदी बेहोश पड़े थे और बैरक के बाहर भी बेहोश पड़े थे। और जब लोगों को होश आया तो इंडिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल जेल से भाग चुका था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से भाग गया। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने ये सब सिर्फ जेल से निकलने के लिए नहीं किया था। उसका असली प्लान कुछ और ही था। एक ऐसा प्लान जिसे समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। थाईलैंड की बीचेस पर, नेपाल की पहाड़ों पर और अफगानिस्तान की गलियों पर, और उन लाशों के पास जिन्होंने चार्ल्स सोबराज को दुनिया का सबसे खौफनाक नाम दिया था। क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कम से कम 24 लोगों को मारा था। लेकिन कई इन्वेस्टिगेटर्स आज भी मानते हैं कि असली नंबर शायद कभी पता ही नहीं चलेगा। दुनिया उसे 2 नामों से जानता है, द बिकिनी किलर और द सर्पेंट। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक आदमी पूरी दुनिया की पुलिस को इतने सालों तक बेवकूफ कैसे बना सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या चार्ल्स सोबराज सिर्फ सीरियल किलर था या कुछ और भी ज्यादा खतरनाक? आज के जमाने की तरह मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, ग्लोबल डेटाबेस नहीं थे। अगर कोई टूरिस्ट यूरोप से एशिया आता और अचानक गायब हो जाता तो उसके बारे में पता चलने में महीनों लग जाता था। इसी दौरान एक रूट बहुत पॉपुलर हुआ था जिसे लोग कहते थे द हिप्पी ट्रेल। हजारों यंग वेस्टर्न टूरिस्ट यूरोप से निकलते हैं, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड और हर जगह घूमते हैं एडवेंचर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए और खुद को ढूंढने के लिए। उनमें से ज्यादातर को लगता था कि दुनिया अच्छी जगह है, लोग अच्छे हो और अगर किसी अनजान देश कोई फ्रेंडली इंसान मिल जाए तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक आदमी इसी भरोसे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका था, चार्ल्स सोबराज। अगर तुम उसकी फोटो देखो तो शायद तुम्हें लगे ही ना कि ये क्रिमिनल है। ना उसका चेहरा किसी गैंगस्टर जैसा था, ना उसका बिहेवियर, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज। वो एडुकेटेड लगता था, सोफिस्टिकेटेड लगता था, उसके ड्रेसिंग क्लासी होते थे, उसकी बातें इंटेलिजेंट होती थी और सबसे खास बात, वो लोगों को एग्जैक्टली वही दिखाता था जो वो देखना चाहते थे। किसी के सामने बिजनेसमैन तो किसी के सामने डिप्लोमेट, किसी के सामने ज्वेलर तो किसी के सामने टूरिस्ट और कभी कभी एक दोस्त। लेकिन उसके बारे में सबसे खतरनाक चीज उसका चेहरा नहीं था, उसका दिमाग था। चार्ल्स लोगों को ऑब्जर्व करता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आदतों को, उनके डर को, उनकी वीकनेस को, फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में घुस जाता था। उसके बाद विक्टिम को लगता था कि चार्ल्स उसका दोस्त है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि चार्ल्स की असली टैलेंट मर्डर नहीं था, उसका असली टैलेंट था भरोसे को एक हथियार में बदल देना। एक यंग अमेरिकन औरत थी, जेनी बोलीवर। वो एशिया आई थी शांति के तलाश में। लेकिन उसकी मुलाकात गलत इंसान से हो गई थी जिसे वो हमेशा करता था। उसने पहले फ्रेंडशिप की, फिर जेनी एक दिन गायब हो गई थी। कुछ समय के बाद पुलिस को गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक लाश मिली, पानी में तैरती हुई। लाश जेनी की थी और उसके शरीर पर सिर्फ एक बिकिनी थी। जी हाँ, बिकिनी। पुलिस के पास सवालों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही समय बाद एक नाम सामने आया था, विटाली हकीम, एक यंग टूरिस्ट। वो भी चार्ल्स की कांटेक्ट में आया था और फिर वो गायब हो गया था। बाद में उसकी जली हुई लाश मिली थी। जब विटाली वापस घर नहीं लौटा तो उसकी गर्लफ्रेंड चार्मिन कैरो उसे ढूंढने थाईलैंड पहुंची थी। उसे लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने आई है, लेकिन वो खुद शिकार बन गई चार्ल्स सोबराज की। और कुछ ही दिनों बाद उसकी भी लाश मिली थी और उसके शरीर पर भी कुछ नहीं मिला था, सिर्फ बिकिनी थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न था, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न था। हर विक्टिम टूरिस्ट थी, हर विक्टिम वल्नरेबल थी और विक्टिम चार्ल्स के आसपास देखा गया था। और जब भी किसी महिला की लाश मिलती तो उसके ऊपर से कपड़े गायब होते, जैसे किलर जानबूझकर कोई मैसेज छोड़ रहा हो। थाईलैंड पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये आदमी है कौन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चार्ल्स कभी एक ही आदमी नहीं होता था। हर जगह उसका नाम अलग था, पासपोर्ट अलग था, आइडेंटिटी अलग, और उसी वजह से हर इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाती थी। लेकिन लाशें मिलना बंद नहीं हुई। कुछ विक्टिम्स को ड्रग्स दिया गया,
कुछ को डुबाया गया, कुछ को जला दिया गया था और कुछ ऐसे गायब हुए जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मीडिया ने धीरे धीरे एक नाम यूज करना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो दुनिया कभी नहीं भूलने वाली थी, द बिकिनी किलर। चार्ल्स बेसिकली लड़कियों के साथ मिलता था, उनसे फ्लर्ट करता था और वो खूबसूरत हसीनाएं उसके बातों में फंस जाती। फिर पार्टी के नाम पर उन लोगों को ड्रग्स देते थे और हाई ओवरडोज में जब वो लोग बेहोश हो जाते या फिर कभी कभी मर भी जाते, तब उन लोगों को समुद्र के किनारे ले जाके बिकिनी पहना के छोड़ देता था ताकि ऐसा लगे कि लड़कियां नशे की हालत में स्विमिंग करते हुए डूब के मर गई। लेकिन चार्ल्स सिर्फ एक किलर नहीं था। अगर वो सिर्फ किलर होता तो शायद बहुत पहले ही पकड़ा जा चुका होता। उसकी असली स्ट्रेंथ थी मैनिपुलेशन और इस टैलेंट की जड़ उसके बचपन में ही छुपी थी। चार्ल्स का जन्म वियतनाम के सेयोंग में हुआ था। उसका फादर इंडियन थे, माँ वियतनामीज थे, लेकिन उसके जन्म के कुछ ही समय बाद दोनों अलग हो गए थे। बाद में उसकी माँ ने एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली थी। पिता ने उसे अपना तो लिया था, लेकिन उसका सरनेम अभी यूज ही नहीं करने दिया था और चार्ल्स फ्रांस में चला गया था। लेकिन बचपन से उसे लगता था कि वो कहीं पे बिलोंग नहीं करता है, ना पूरी तरह से फ्रेंच, ना पूरा वियतनामीज और ना ही पूरा इंडियन था। वो हर जगह का था। शायद इसी वजह से उसने बहुत जल्दी एक चीज सीख ली थी, अगर तुम्हारी असली आइडेंटिटी पसंद नहीं है तो एक नई आइडेंटिटी बना लो। और चार्ल्स ने जिंदगी भर यही किया था। वो लैंग्वेज सीखते गए, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, वियतनामीज और कई दूसरी भाषाएं। उसके लिए लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन की टूल नहीं था, लैंग्वेज उसके लिए एक डिस्गस थी, मास्क थी, एक हथियार थी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों ने उसके बारे में एक ही बात कही थी, उसे मिलकर लगता ही नहीं था कि वो कोई डेंजरस आदमी हो सकता है और शायद वही उसका सबसे डेंजरस फीचर था। उस दौरान उसकी जिंदगी में दो नए लोग आए थे, एक कैनेडियन वुमेन मैरी एंड्री लेक्लर्क और एक इंडियन बंदा अजय चौधरी। दोनों धीरे धीरे उसके सबसे करीबी साथी बन गए थे। बाहर से देखने पर ये तीन लोग नॉर्मल ट्रेवलर्स लगते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में यही ट्रायो एशिया के सबसे खौफनाक क्राइम स्पेयर्स में से एक को अंजाम देने वाली थी। और सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि चार्ल्स के अंदर अब सिर्फ कोई लालच नहीं बची थी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो कॉन्फिडेंस जो बार बार बच निकलने से आता है, वो कॉन्फिडेंस जो किसी इंसान को ये बिलीव करवा देता है कि वो सिस्टम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जब कोई क्रिमिनल ये मान लेता है तो वो अपने सबसे खतरनाक फेज में एंटर करता है और चार्ल्स सोबरज अब उसी फेज में एंटर कर चुका था। 1975 थाईलैंड। बैंकॉक की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हजारों टूरिस्ट घूमते रहते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हीं सड़कों पर एक छोटी सी गैंग भी घूम रही थी, एक गैंग जो पैसे के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए जीती थी। चार्ल्स सोबरज, मैरी और अजय। बाहर से देखो तो ये तीन लोग नॉर्मल ट्रेवलर्स लगते थे और अंदर से ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड क्रिमिनल मशीन थी। चार्ल्स मास्टरमाइंड था, मैरी ट्रस्ट बिल्ड करती थी और अजय गलत काम करता था। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिन्हें चार्ल्स को दुनिया की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में पहुंचा दिया था। चार्ल्स का एक और फेवरेट वेपन था चोरी की गई पासपोर्ट्स। जब कोई विक्टिम मर जाता उसके पासपोर्ट्स बच जाता और उस पासपोर्ट की वजह से चार्ल्स दुनिया के किसी भी कोने में नई आइडेंटिटी के साथ पहुंच सकता था। एक मर्डर सिर्फ एक मर्डर नहीं होता था, वो उसके लिए एक नई जिंदगी का टिकट भी होता था। वही वजह थी कि पुलिस हर बार उसे ढूंढते हुए गलत जगह पहुंच जाती थी, क्योंकि जिस आदमी को वो ढूंढता रहता था वो टेक्निकली अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब वो किसी और नाम से जी रहा होता है, किसी और कंट्री में, किसी और पासपोर्ट के साथ। और इसी दौरान चार्ल्स ने अपना सबसे खतरनाक मर्डर्स में से कुछ को अंजाम दिया था। डच कपल हैंक बिंटांजा और कॉर्नेलिया हेमकर, दोनों यंग ट्रेवलर्स थे। दोनों चार्ल्स के कांटेक्ट में आए थे और दोनों फिर कभी घर नहीं लौट सके। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उनके हत्या कर दी गई थी, उनके पासपोर्ट्स लिए गए और चार्ल्स नेपाल की तरफ निकल गए थे। लेकिन नेपाल पहुंचकर भी वो खूनी सिलसिला नहीं रुका था। वहाँ दो और टूरिस्ट थे, लॉरेंट कैरी और कोनिजो ब्रॉन्जिन्स। अचानक गायब हो गया था वो और बाद में इन्वेस्टिगेशन ने फिर वही नाम दिखाया, चार्ल्स सोबरज। अब तक पुलिस के पास एक पैटर्न था, एक सस्पेक्ट था और कई लाशें थी, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, प्रूफ। और चार्ल्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए वो हर क्राइम के बाद और ज्यादा डेयरिंग होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वो अनटचेबल है, कि दुनिया की कोई पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन हर क्रिमिनल की जिंदगी में एक पल आता है जब ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, और चार्ल्स के लिए वो पल बहुत ही जल्द आने वाला था। चार्ल्स के क्राइम सिर्फ मर्डर्स तक सीमित नहीं था, उसे थ्रिल पसंद था और थ्रिल के लिए वो इम्पॉसिबल लगने वाले प्लान्स बनाता था। 1971 न्यू दिल्ली, होटल अशोका। उस वक्त इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस होटल्स में से एक था और चार्ल्स की नजर उस होटल के ज्वेलरी स्टोर पर पड़ चुकी थी। प्लान सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन ब्रिलियंट था। उसने खुद को एक वेल्दी इंटरनेशनल बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट किया था। फिर उसकी मुलाकात होती है एक स्पेनिश कैबरेट परफॉर्मेंस से, ग्लोरिया मेडलिक। चार्ल्स ने कुछ ही घंटों में ग्लोरिया का ट्रस्ट जीत लिया था और फिर उस ट्रस्ट को वेपन बना दिया था। उसने ज्वेलर को कन्विंस किया कि वो एक वेल्दी प्रिंस है जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदना चाहता था। ज्वेलर मान गया था, ज्वेलरी रूम तक लेके गया था और फिर चार्ल्स
चार्ल्स ने अपनी असली चेहरा दिखाया था। विक्टिम्स को ड्रग्स दिया गया, बांधा गया, ज्वेलरी लूट ली गई थी और चार्ल्स होटल से गायब हो गया था। और ये सिर्फ रॉबरी नहीं था, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, एक प्रूफ कि चार्ल्स किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता था, चाहे तो वो टूरिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या फिर ट्रेन्ड प्रोफेशनल। लेकिन इस बार एक गलती हो गई थी, एक छोटी सी गलती। उसका पासपोर्ट पीछे रह गया था और इसी गलती ने पुलिस को पहली बार उसके इतना करीब पहुंचा दिया था। कुछ हफ्तों बाद मुंबई की ताजमहल होटल में एक और स्कैम के दौरान चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया गया था और फिर उसे दिल्ली भेज दिया गया था। डेस्टिनेशन था तिहाड़ जेल। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि जेल के अंदर जाकर भी चार्ल्स आजाद रहने वाला है। अक्सर लोग जेल जाते हैं और सिस्टम उन्हें तोड़ देते हैं। चार्ल्स अलग था, वो जेल के अंदर जाकर सिस्टम को तोड़ने लगा था। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद उसने कुछ दिन इंतजार किया था, ऑब्जर्व किया था गार्ड्स को, प्रोसीजर को, वीकनेस को और वहाँ के कैदियों को, और फिर उसने अपना पहला एस्केप प्लान किया था। एक दिन उसने कंप्लेन की, उसने कहा कि उसे एपेंडिसाइटिस है, बहुत दर्द हो रहा था। ऑफिशियल्स ने उसकी बात मान ली थी, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था और वही चार्ल्स के असली टारगेट था, हॉस्पिटल, जहाँ सिक्योरिटी जेल से कमजोर थी। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी वाइफ चैंटल भी प्लान का हिस्सा बनी। अच्छा, मैं बता दूं कि इंडिया पे आकर चार्ल्स ने एक लड़की को फंसाया था जिसका नाम था चंचल और उसके साथ शादी भी कर ली थी। और फिर एक मौका देखकर गार्ड्स नाक के नीचे से चार्ल्स हॉस्पिटल से भाग निकला था। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं दी थी। कुछ ही घंटों में ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था। वो नॉर्मल क्रिमिनल यहाँ पे रुक जाता, लेकिन चार्ल्स नहीं रुका। उसने फिर कोर्ट से बेल ली थी और बेल मिलते ही इंडिया छोड़ दिया था। डेस्टिनेशन था इस बार अफगानिस्तान। यहाँ उसने फिर वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया था। टूरिस्ट, ड्रग्स, फ्रॉड्स, रॉबरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो एक होटल में जाकर रुका था और वो होटल का बिल ना देकर भागने लगा था। होटल के मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और कबूल एयरपोर्ट से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब एक बार वो फिर से जेल में था, एक बार फिर प्रॉब्लम थी और एक बार फिर एस्केप प्लान बना था। इस बार उसने कुछ ऐसा किया था जो मूवी के सीन लगता है। उसने सिरिंज से अपना खून निकाला था और फिर उसे खुद ही पी गया था। थोड़ी देर बाद उसने खून की उल्टियां करने की नाटक शुरू कर दी। ऑफिशियल्स को लगा कि उसके कंडीशन सीरियस है। उसे हॉस्पिटल पे शिफ्ट कर दिया गया था और हॉस्पिटल पहुंचती वो फिर भाग निकला था। अब तक एक पैटर्न समझ आ चुका था कि चार्ल्स सिर्फ प्रिजन से नहीं भागता था, वो लोगों के दिमाग से भागता था। और इसी दौरान मीडिया ने उसके लिए एक नया नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, द सर्पेंट। एक सांप की तरह खामोश, पेशेंट और स्ट्राइक करने के बाद गायब हो जाता। लेकिन दुनिया भर की पुलिस अब उसके पीछे थी। थाईलैंड उसे ढूंढ रहा था, इंडिया उसे ढूंढ रहा था और कई यूरोपियन एजेंसी उसका नाम ट्रैक कर रहा था। और फिर 1976 में एक गलती ने उसके फिर से इंडिया की जेल के अंदर पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार चार्ल्स ओबराज एस्केप प्लान नहीं कर रहा था। इस बार वो प्लान कर रहा था अपनी जिंदगी का सबसे लेजेंडरी प्रिजन ब्रेक का। उसको तिहाड़ जेल में लगभग 10 साल हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए वो एक कैदी था, लेकिन जेल के अंदर वो एक सेलिब्रिटी था। कई गार्ड्स उसे चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे। उसकी सेल किसी आम कैदी के सेल जैसा नहीं था। उसके पास किताबें थी, फर्नीचर थी, स्पेशली प्रिविलेजेस था और सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शंस थे। लेकिन इसी दौरान एक खबर ने चार्ल्स को परेशान करना शुरू कर दिया। थाईलैंड, वही थाईलैंड जहां उस पर कई फॉरेन टूरिस्ट के मर्डर्स का आरोप था। थाईलैंड की सरकार सालों से उसके एक्सट्राडिक्शन की डिमांड कर रही थी और अब इंडिया भी धीरे धीरे उसे थाईलैंड भेजने के लिए तैयार हो रही थी। चार्ल्स को पता था कि ये उसके जिंदगी के सबसे डेंजरस मोमेंट था, क्योंकि थाईलैंड में अगर मर्डर चार्जेस प्रूव हो जाते तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी, क्योंकि थाईलैंड में उस वक्त किसी मर्डर के जुर्म का सजा मौत होती थी। लेकिन फिर उसने कानून की एक ऐसी टेक्निकलिटी नोटिस की जिसने सब कुछ बदल दिया था। थाईलैंड के मर्डर केसेस पर एक लीगल लिमिटेशन पीरियड चल रही थी। अगर कुछ और साल निकल जाता तो थाईलैंड उन पुराने मर्डर्स के लिए उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चला पाता। चार्ल्स ने कैलकुलेशन की, बहुत ध्यान से, बहुत ठंडे दिमाग से। उसने देखा कि उसकी इंडियन सेंटेंस खत्म होने वाली थी और अगर वो रिलीज हो गया तो सीधा थाईलैंड भेजा जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया में उसके ऊपर एक नया केस लग जाए तो फिर उसकी इंडियन इम्प्रिजनमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी और अब तक थाईलैंड की लीगल टाइम लिमिट खत्म हो सकती थी। ये एक पागलपन जैसा प्लान था, लेकिन चार्ल्स ओबराज के लिए ये एक परफेक्ट प्लान था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो तिहाड़ जेल से भागेगा, लेकिन आजादी के लिए नहीं, वक्त खरीदने के लिए। फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे फेमस प्रिजन ब्रेक प्लान किया था। एक बर्थडे पार्टी का झूठ नाटक फैलाया गया था, मिठाइयां मंगवाई गई थी, ड्रग्स मिलाया गया था और फिर 16 मार्च 1986 को पूरा जेल सो गया था। गार्ड्स, कैदी सब
और चार्ल्स सूब्रज तिहाड़ जेल से निकल गया था। मीडिया में हंगामा मच गया था, हेडलाइंस बनाने लगे, पुलिस की बेइज्जती हो रही थी, पूरा देश पूछ रहा था कि चार्ल्स सूब्रज कहाँ है। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या चार्ल्स सच में भाग रहा था या वो एग्जैक्टली वही कर रहा था जो उसने प्लान किया था। कुछ दिन तक वो अंडरग्राउंड रहा, फिर अचानक गोवा में दिखाई देने लगा, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस, टूरिस्ट एरियाज पे, जैसे उसे पकड़े जाने के कोई डर ही नहीं हो। और शायद सच भी वही था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट के मुताबिक चार्ल्स जानता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो ये भी जानता था कि जल्दी या देर से वो पकड़ा ही जाएंगे। और 6 अप्रैल 1986 मुंबई पुलिस के एक लेजेंडरी इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने गोवा के एक रेस्टोरेंट से उसे अरेस्ट कर लिया था। और वही सबसे शॉकिंग बात सामने आई थी, चार्ल्स निराश नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, पछता नहीं रहा था, वो लगभग खुश था, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो चुका था। उस पर जेल ब्रेक का नया केस लग गया था, उसकी इंडियन सेंटेंस एक्सटेंड हो गई थी और थाईलैंड का घर ही चलता रहा, सालों तक चलता रहा। और तब तक चलता रहा जब तक थाईलैंड के मर्डर केसेस की लीगल प्रोसिक्यूशन प्रैक्टिकली खत्म नहीं हो गई थी। चार्ल्स ने सिर्फ प्रिजन गार्ड्स को नहीं हराया था, उसने पूरे लीगल सिस्टम को एक शतरंज की खेल की तरह यूज किया था। और शायद इसीलिए दुनिया उसे सिर्फ किलन नहीं कहती थी, दुनिया उसे कहती है। और कमेंट में बताना कि चार्ल्स सूब्रज पे बॉलीवुड ने कौन सी मूवी बनाई थी। देखते हैं कितनों को पता है। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।